हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की क्लासों में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियोज में हमने चर्चा की थी बच्चों एकांकी की, 5 एकांकी। पांचवी कौन सी? कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जो कि बीए सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। मैंने पहले ही बता दिया है आपको। अभी हम बात करेंगे कालपुरुष और अजंता की नर्तकी के तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। आगे देखेंगे आपको तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बच्चों अनूप की चारित्रिक विशेषता पूछी गई है। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के आधार पर अणु की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर देखेंगे। अणु की चारित्रिक विशेषता पॉइंट है आपका। पॉइंट नंबर 1 चारित्रिक विशेषताओं के पॉइंट है बच्चों। पॉइंट नंबर 1 में है स्नेही पत्नी। पॉइंट नंबर 2 मां के प्रति श्रद्धा भाव। मां के प्रति श्रद्धा भाव। पॉइंट नंबर 3 पत्नी के प्रति कृतज्ञ। पॉइंट नंबर 4
अतीत की स्मृतियों से कुंठित, अतीत की स्मृतियों से कुंठित। पॉइंट नंबर 5, यथार्थ बोधक। पॉइंट नंबर 6, दया भाव से युक्त। पॉइंट नंबर 7, वहमी व्यक्ति। वहमी मतलब संकाल व्यक्ति, वहन करने वाला। आगे है निष्कर्ष। तो अभी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पूछा गया है अनूप की चारित्रिक विशेषताएं। क्या पूछा है? अनूप की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डालिए। तो इस पर हम बात करते हैं अनूप की चारित्रिक विशेषताओं। पहला पॉइंट है स्नेही पति। तो ये पति जो है ना, अनूप जो है ना, स्नेही किस प्रकार है, किस प्रकार वो अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, वो नहीं देखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी का नायक अनूप है, जो मुख्य नायक के रूप में है। उसके चरित्र में कई विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से पहली विशेषता है स्नेही पति। अनूप 30-32 वर्ष का अकाउंट्स ऑफिसर और प्रभा का पति है। वह अपनी अपूर्व सुंदरी पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसके प्यार में सहज समर्पण दृष्टिगत होता है, इसलिए वह अपनी पत्नी प्रभा को अजंता की नर्तकी कहकर पुकारता है। जब टेलीफोन की घंटी सुनकर प्रभा उसे दफ्तर न जाने के लिए कहती है, तब वह प्रभा की बात तुरंत मानकर घर में ही रुक जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं बच्चों, अनूप और प्रभा का यह संवाद है। कौन सा? प्रभा बोलती है स्नेह स्नग्ध स्वर में, मैं आई कमीन सर। अनूप, स्वागत है ऋतुराज। नहीं, अजंता की नर्तकी, तुम्हारा सत सत स्वागत। प्रभा बोलती है धन्य हो महाप्रभु गंधर्वराज। प्रभा, हेलो जी। हाँ साहब, नहीं जाएंगे दफ्तर? जी हाँ, मैं मैम साहब बोल रही हूँ। फोन पे प्रभा बात करती है। अनु, नहीं नहीं मुझे जाना है भाई, बहुत काम पड़ा हुआ है। प्रभा, नहीं जाना है जी, कह तो दिया नहीं जाना है। तुम दफ्तर के अफसर, मैं तुम्हारी अफसर। अनु बोलता है अच्छी बात है, जो आज्ञा। खुश, इतना सुनते जो आज्ञा जैसे ही बोलता है अनु, प्रभा खुश हो जाती है। इस प्रकार उक्त संवाद से यह स्पष्ट होता है साथियों कि अनूप स्नेही पति है। वह अपनी पत्नी प्रभा से अत्यधिक प्रेम करता है, इसी वजह से वो ऑफिस भी नहीं गया और उसकी बात को उसने मान लिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों माँ के प्रति श्रद्धा भाव, पॉइंट नंबर
2 माँ के प्रति श्रद्धा भाव। तो अनूप अपनी माँ के प्रति कैसे श्रद्धा भाव रखता है हम सभी जानते हैं। अपनी माँ के प्रति सभी का श्रद्धा भाव होता है, लेकिन हमें अनूप का श्रद्धा भाव जानना है। तो देखेंगे आगे। अनूप की माँ एक अंधी भिखारिन थी, इसलिए जिस कष्टमय जीवन को उसकी माँ ने भोगा है साथियों, उसको वह अच्छी प्रकार से जानता है। यही कारण है कि वह अपनी पत्नी प्रभा द्वारा उसकी माँ के चित्र की ऑयल पेंटिंग को कमरे में नहीं लगाने देता है, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि कोई उसकी माँ के चित्र को देखकर उसके अतीत की मजाक उड़ाए। स्वयं प्रभा भी इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए अनूप से कहती है कि जिस स्वर्गीय माँ की तुम इतनी प्रशंसा करते रहते हो, दुनिया भर में जिसकी स्तुति गाते हम नहीं अगाते हैं, मन में जिस अपूर्व माँ की इतनी पूजा है, उनके चित्र से तुम्हें इस तरह क्यों आपत्ति हो रही है। प्रभा के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपनी माँ के प्रति अनूप का श्रद्धा भाव है, अनन्य प्रेम है, किंतु उसका चित्र वह केवल इसलिए नहीं लगाना चाहता कि अनूप अपने अतीत का स्मरण नहीं करना चाहता है। वह स्पष्ट रूप से प्रभा से कहता है कि जो नितांत अपना है, दर्द की तरह जो भोगा गया है, वह किसी को दिखाने की चीज नहीं है प्रभा। इस तरह से वो प्रभा को बोलता है। तो इस बात से बच्चों साबित हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि माँ के प्रति अनूप का श्रद्धा भाव बहुत ही अगाध है, लेकिन वो किसी वजह से यानी अतीत की जो स्मृति है उस पर दोबारा कोई मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो उस स्मृति को नहीं टालने देना चाहता है। अब हम बात करेंगे बच्चों पत्नी के प्रति कृतज्ञ। तो अनूप अपनी पत्नी प्रभा के प्रति कितना कृतज्ञ है, कैसे है, वो देखेंगे आगे हम। अनूप अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ है, क्योंकि अनूप का अतीत जानकर शायद ही कोई लड़की इतने समर्पण भाव से उससे प्रेम करती। जब अनूप प्रभा से कहता है कि प्रभा तुमने जितना मुझे दिया उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया, उस दिवंगत आत्मा को तुमसे कितनी स्वर्गिक शांति मिली होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कौन कह रहा है? अनूप कह रहा है अपनी पत्नी प्रभा से। अनूप के इस कृतज्ञतापूर्ण कथन से उसकी पत्नी भावुक हो जाती है तथा वह अनूप से कहती है कि मत करो पागलों जैसी बातें, तुम्हें कई बार समझाया है, जो तुम हो वही तो मैं भी हूँ, तुमसे अलग मेरी कहाँ सत्ता है, तुम्हारे लिए तो मैंने सबको छोड़ दिया। प्रभा के इस कथन से अनूप अपने अतीत में खो जाता है तथा प्रभा के प्रति अत्यंत भावुकतापूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ कहता है कि यह तो तुम थी प्रभा कि पता नहीं किस आकर्षण से, मेरे किस भाग्य से तुमने अपने सारे परिवार को, समाज को, सारी मान्यताओं और विरोधों को उछलकर मुझे वर्ण किया है, यानी मुझे चुना है। इस प्रकार अनूप अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ भाव रखने वाला व्यक्ति है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि अनूप ने किस प्रकार अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता दिखाई है एकांकी के अंदर। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, अतीत की स्मृतियों से कुंठित। तो अनूप किस प्रकार अतीत की स्मृतियों से कुंठित है, हम पिछले क्वेश्चन में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं बच्चों। तो आगे देखेंगे उसकी कुंठा किस प्रकार की है। अनूप का जीवन स्तर वर्तमान में सब तरह से सुखद है, लेकिन जब वह अपने अतीत में झांकता है तब उसके मन में व्यथा, हीन भावना और कुंठा जाग जाती है। बच्चों कोई भी इस जगह होगा
किसी को अपनी माँ बुरी नहीं लगती, लेकिन उसके मन में ये ख्याल आता है जब भी कि उसकी माँ एक अंधी भिखारिन थी, तो उसके मन में एक अजीब सी कुंठा जाग जाती है, हीन भावना जाग जाती है, जिससे वह बेचैन और व्याकुल होने लगता है, व्यथा से पीड़ित होने लगता है। तो उसे अपने बचपन की व्यवस्था याद आ जाती है। इस व्यवस्था से दूर रहने के भाव से पूरित होकर चंदू से कहता है कि इस गूंगी भिखारिन को 4, 6, 10 जितने रुपए वह मांगे इसे दे दो और कह दो फिर कभी यहाँ ना आए। इसके साथ ही वह जानता है कि वह एक अंधी भिखारिन माँ का बेटा है, इसलिए जब प्रभा उसकी माँ का चित्र बाजार से बनवा कर लाती है और उसे कमरे में टांगने के लिए कहती है, तब वह अपनी माँ के चित्र को टांगने नहीं देता है, क्योंकि उसकी स्मृतियाँ उसे अतीत की याद दिलाकर हमेशा कुंठित करती रहेंगी। इतना ही नहीं बच्चों, विवाह पूर्व प्रभा और उसके सहपाठी हजारीलाल के संबंध में जानकर भी वह कुंठित रहने लगा था। इस प्रकार अतीत की स्मृतियाँ उसे कुंठित करती रहती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अतीत की स्मृतियाँ किस प्रकार से अनूप को कुंठित करती रहती हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 5 की, यथार्थबोधक। अनूप किस प्रकार यथार्थबोधक है, तो आगे लेखांकन में जानेंगे यथार्थबोधक के बारे में। अनूप वर्तमान में अकाउंट्स ऑफिसर है, लेकिन अपने अतीत को नहीं भूला है। वह अपने अतीत को लेकर अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हुआ प्रवास से कहता है कि मेरा अतीत मुझे थकाता है, शक्तिहीन कर देता है, मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ। मैं यह याद नहीं करना चाहता कि मैं एक गली की अंधी भिखारिन का पुत्र हूँ, अशुभ, निरीह, निराधार, त्याज्य। इस तरह से वो करके यथार्थबोधकता का अनुभव करता है, और वो यथार्थबोधक ही है, क्योंकि उसे लगता है जब भी वो अतीत में जाता है तो उसके मन में वो हीन भावना पुनः जन्म ले लेती है। तो वो यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही प्रवासी इस तरह से बात करता है कि अशुभ, निरीह, निराधार और त्याज्य, मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो अब बार बार याद आने से क्या होता है प्रवाह, मेरा अतीत मुझे थका देता है, शक्तिहीन कर देता है, इसलिए मैं निस्तेज पड़ जाता हूँ और मैं वो चीज़ें सब याद नहीं करना चाहता। इस प्रकार वो प्रवाह से बात करता है। आगे देखेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 6, दया भाव से युक्त। 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं, दया भाव से युक्त। तो अनूप में दया का भाव किस प्रकार कूट के भरा हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। दया के भाव की बात करते हैं। अनूप अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। वह यह जानता है कि उसकी माँ भी अंधी भिखारिन थी, उसकी ही छत्र छाया में पलकर बड़ा ही नहीं हुआ है, इस मुकाम पर भी पहुंचा है। इसलिए जब भी वह किसी भिखारिन को देखता है तब उसके मन में दया भाव जागृत हो उठता है। इस जागृत दया भाव के कारण ही वह गूंगी भिखारिन को उसके मांगे अनुसार 4 रुपये चंदू के हाथ से दिलवाता है। बच्चों, इस भाव से साबित हो जाता है कि अनूप के अंदर दया का भाव टूट कर भरा हुआ है, दया भाव से युक्त है। अब हम बात करेंगे बच्चों पॉइंट नंबर 7, बहमी व्यक्ति यानी शंकालु व्यक्ति, वहम करने वाला या शंका करने वाला। तो आगे देखते हैं कि बहमी व्यक्ति किस प्रकार है। ये अनूप इतना पढ़ा लिखा होने पर भी एक बहमी व्यक्ति है। कहा जाता है कि बहम की कोई दवा नहीं होती है। प्रभा और हजारीलाल को लेकर उसके मन पर बहम का भूत सवार है बच्चों, क्योंकि वह इस रहस्य को जानता है कि विवाह से पूर्व प्रभा अपने अध्ययन काल में सहपाठी हजारीलाल के साथ घर से 3 दिन तक बाहर रही थी।
इस बात को लेकर प्रवाह की शुचिता को समझते हुए भी उसका मन वहम का शिकार हो जाता है। शुचिता मतलब पवित्रता को। वह प्रवाह से इतना प्यार करने पर भी अपने वहम को दूर करने के लिए हजारीलाल को मुनि के रूप में अपने घर बुला लेता है और कमरे में बैठकर उस घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनूप एक वहमी व्यक्ति है और वो अपने वहम का घाव भरने के लिए हजारीलाल को अपने घर पर भी बुला लेता है। अब हम बात करते हैं बच्चों निष्कर्ष की। अभी हमने अनूप की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा की है बच्चों। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। उपर्युक्त विवेचनाधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि अनूप इस एकांकी का नायक होते हुए भी उसके चरित्र में सबलता के साथ साथ निर्बलता का भी भाव समाया हुआ है। अब हम समझ गए हैं कि अनूप जो है सबल भी है और निर्बल भी है। ये दोनों ही भाव इसकी चारित्रिक विशेषताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे नए क्वेश्चन की।